हेलो हेलो नमस्कार भाई। ड्रीम लीडर एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा आपको पता है परसेंटेज की एक सीरीज चल रही है और ये परसेंटेज की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले परसेंटेज की 3 क्लास हुई है, तो एक बार उन तीनों क्लासों को भी देखें, उसके बाद ही इस क्लास को देखें, तभी कंसेप्ट बिल्डअप हो पाएगा और तभी आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। तो आज का पहला सवाल देखते हैं क्या करते हैं। तो बोलता है कि एज इनकम इज 60% ऑफ बीस इनकम, कि ए की इनकम है, एज इनकम इज 60% ऑफ बीस इनकम। ठीक है। और फिर बोलता कि ए का जो एक्सपेंडिचर है बी के एक्सपेंडिचर का 70% है एंड इज एक्सपेंडिचर is 70% of these expenditure। ठीक है। फिर बोलता कि if A's income is 75% of these expenditure, if A's income is 75% of these expenditure, then find the ratio of the savings of A and B. Then find the ratio of savings of A and B। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए की जो इनकम है वो 60% है बी की इनकम। तो सबसे पहले ए लिखें और बी। हम लिखते हैं पहले इनकम का रेशियो, लिखते हैं उसकी इनकम का रेशियो। क्या कह रहा है 60% ऑफ 20 इनकम में बी की इनकम 100 है, ए की इनकम कितनी होगी 60 होगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ए की इनकम है ना वो 75% है इसके बी के एक्सपेंडिचर की। ए की इनकम कितनी है 60, इस 75% है बी के एक्सपेंडिचर। अगर ये 75% है, अगर 75% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है ना। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा 80, ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब कह रहा है कि जो ए का एक्सपेंडिचर है वो 70% है बी के एक्सपेंडिचर की। अब बी का एक्सपेंडिचर हमारा 80 है और ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर 70% है, इसका 70% 56। ठीक है। तो हमें बताना है सेविंग्स का रेशियो। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या आएगी सेविंग्स आएगी। 60 में से 56 माइनस करेंगे 4 और 100 में से 80 माइनस करेंगे 20। क्या रेशियो आया ए की रेशियो 5। यही सवाल था। ए की और बी की इनकम का रेशियो, सेविंग्स का रेशियो बताना है। हमने क्या करा, इसने रिलेशन दे रखी थी ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर में। मैंने सबसे पहले ए की और बी की इनकम का रेशियो लिखा। इसने बोला कि 60% है ए की इनकम, बी की इनकम भी। अगर बी की इनकम 100 रुपये है तो ए की इनकम 60 रुपये होगी। फिर इसने बताया कि जो ए की जो इनकम है, जो कि ए की जो इनकम है वो 75% है बी के एक्सपेंडिचर। तो भाई अगर 60 की वैल्यू 75% है, 60 की वैल्यू 75% है तो बी का एक्सपेंडिचर होगा 100% होगा। 100% की वैल्यू आई 80 आ गई। उसके बाद कह रहा है कि जो ए का एक्सपेंडिचर जो है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वह 70% है बी के एक्सपेंडिचर की। अब ए का एक्सपेंडिचर 70% है बी के एक्सपेंडिचर के। अब बी का एक्सपेंडिचर 80 है तो ये एक्सपेंडिचर 70% इसका कितना 56। इनका डिफरेंस लेंगे और इनकी सेविंग्स का रेशियो है। बिल्कुल इजी सवाल है, इस तरीके से भी करेंगे। अगला सवाल देखते हैं सेविंग्स से कंसेप्ट। अगला कह रहा है कि अगर ए की इनकम, इफ इनकम ऑफ ए इज 57 सॉरी 1/7% ऑफ 20 इनकम। क्या कह रहा है ए की जो इनकम है, इफ x इनकम इज 57 7%, सवाल नंबर 2। ठीक है। ऑफ वाइज इनकम
अगर एक्स की इनकम 525% मोर है बी वाई की सेविंग से, इफ एक्स इनकम इज 525% more than B's saving, यानी Y's saving, and A's saving is 16.66% of B's expenditure, and A's savings is 16.66% of B's expenditure. B's expenditure. ठीक है? If difference between A saving and B की saving का डिफरेंस दे रखा 315 रुपये. If difference यहाँ पर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, यहाँ पर x है, x ये है y. If difference between x and y's savings कितना दे रखा है 315 रुपये दे रखा है. Then find the average income of A and B. Then find the average income of A and ये बताना. तो सब सवाल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो जो हम पढ़ेंगे सेम उसमें लिखते चले जाएंगे. सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है. इस फ्रैक्शन वैल्यू को लिखेंगे रेशियो. इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेगा 7 16 50 5 7 35 5 400/7 यानी कि 4/7. ये इसकी है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसको मैं लिखूंगा पहले को मैं 4/7. ठीक है. इसमें क्या होता है कि x की जो इनकम है वो y की इनकम का 4/7 है. ठीक है. अब भाई इनकम लिखते हैं सबसे पहले. इनकम ये लेंगे x की, ये लेंगे y की. ठीक है. x की इनकम 4/7 है, y की इनकम अगर y की इनकम को मैं मान लूँ 700, तो x की इनकम 400 होगी क्योंकि इसकी 4/7 है. ठीक है. फिर क्या कह रहे हैं कि जो x की जो इनकम है वो 525% मोर है इससे y की सेविंग्स है. अब जो 400 है ना, 400 ये जो 400 है ये 525 मोर है, यानी कि 625% है. 625% है इसकी y की सेविंग का, y की सेविंग का, यानी कि 625% की वैल्यू है ये. तो 25% भी निकालेंगे भाई, 25 से बात करेंगे इसको 25% और 25 या 16 तो 4 से गुणा करेंगे इसको 4 से 64. ठीक है. ये आ गया 64. क्या है 64? ये x की जो इनकम है ना, इनकम वो 525% मोर y की सेविंग्स. तो ये आ गई y की सेविंग, ये आ गई y की सेविंग. उसके बाद क्या कह रहा है, एंड x सेविंग इज 16.66% ऑफ वाइज एक्सपेंडिचर. अब 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6. ये तो पता ही होगा 1/6. क्या बोला है कि जो x की सेविंग है, x की जो सेविंग है वो 1/6 है y की एक्सपेंडिचर का. अब y का एक्सपेंडिचर तो हमें नहीं पता भाई, है ना. y का एक्सपेंडिचर है सही लिखना है ना, y का एक्सपेंडिचर निकालना है. अब भाई y का एक्सपेंडिचर कितना है, इसका डिफरेंस नहीं. y का एक्सपेंडिचर तभी आएगा, ये इनकम है ये सेविंग है, तो y का एक्सपेंडिचर आ गया कितना बच गया 636. ये आ गया एक्सपेंडिचर किसका, x का और y का, है ना. ये आ गया y का एक्सपेंडिचर आ गया. अब जो x की जो सेविंग है y के एक्सपेंडिचर के 1/6 है. y का एक्सपेंडिचर 6 ये आ गया, तो इसका कितना आ गया 636/6 यानी कि 106 आया ना.
y का जो एक्सपेंडिचर है उसका 1/6 है x की सेविंग। उसके बाद इसने क्या बोला था, उसके बाद बोला था इसने कि भाई जो डिफरेंस है बिटवीन x का और y के सेविंग्स का, x की सेविंग क्या है 106, y की सेविंग क्या है 64, इनका डिफरेंस इसने दिया है कितना 315 रुपये, 315 रुपये दिया है। लेकिन रेशियो में इनका डिफरेंस क्या है 106 माइनस 64 42, और 42 की वैल्यू इसमें क्या दी 315, 7 से करेंगे 7 से 42 और 7 से 28, 7 पंजे 35, ये 28, 7 पंजे 3 से काटते हैं 3 6 3। उसके बाद क्या पूछा, देन फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की एवरेज इनकम क्या है, इनकम ए की x है, इसकी 400 है, इसकी कितनी x से कैलकुलेट करेंगे, इसकी 400 इसकी 700, तो टोटल इनकम इनकी कितनी होगी 1100 होगी, 1100 होगी ना, तो एवरेज कितनी होगी डिवाइड बाय 550, 550 होगी। हमारे पास 2 की वैल्यू है 15, 2 की वैल्यू है 15, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, तो 550 की वैल्यू क्या है 212, 204, 275, 275 कितनी है 15 बजे 75, 7 15 से 105 से 7 112, 12 15 312, तो इनकी एवरेज जो इनकम है ये ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस चीज़ों को जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, जिस जो सवाल की कंडीशन है उसको उस तरीके से करेंगे, एकदम ठीक सवाल आएगा। 4150 ठीक है। एक और देखते हैं सवाल ऐसे ही आ गया कि जो इनकम है ए की वो 60% लेस है बी की इनकम से। If the income of A is 60% less than income of B, क्या कह रहा है देखो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, if the income of A is 60% less than B, जो A है if the income of A is 60% less than income of B and expenditure of A is 60% of expenditure of B, और जो A का एक्सपेंडिचर है is expenditure is 60% of B's expenditure। शुरुआत में कह रहा है कि A की इनकम है जो B की एक्सपेंडिचर 70% है। If A's income is 70% of B's expenditure, तो रेशियो बताना है इसकी ए का और बी की सेविंग्स का रेशियो बताना है ना। ऐसे स्टार्ट करेंगे, जो सवाल में कंडीशन दी गई उस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। इसकी कोशिश में क्या होता है इनकम जो ए की 60% लेस है बी की इनकम से, तो भाई मैं ए की और बी की इनकम लिखता हूँ। ए की इनकम 60% लेस है यानी कि 40 है, अगर बी की इनकम 100 है। ये कह रहा है कि जो ए का एक्सपेंडिचर है 60% है बी के एक्सपेंडिचर, भाई एक्सपेंडिचर रेशियो दे दिया, लेकिन हम एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे इन दोनों में कुछ रिलेशन नहीं मिलेगी किसी के एक्सपेंडिचर और किसी की इनकम में, तब तक मैं इसको डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाऊंगा, है ना। पहले हम इनकम का एक्सपेंडिचर के साथ रिलेशन नहीं करेंगे, पहले इसको देखेंगे। इसने क्या बोला कि ए की जो इनकम है 70% है बी के एक्सपेंडिचर की, जो ए की इनकम है जो 40, ए की इनकम है वो 70% है बी के एक्सपेंडिचर की। अगर मैं दोनों साइड से 0 कम कर दूँ, अगर मैं इसको 4 और 10 मान लूँ तो कंडीशन तो यही है 60% कम,
है ना। ये कह रहा है कि ये 70% है, अगर ये 10 होती तो ये होती 7। अगर ये 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और भाई यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इससे 4 से, क्योंकि ये तभी 70% आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि मुझे ये 70% बनाना है बी के एक्सपेंडिचर। अगर ये 40 है तो इसका 70% भी आएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर का। अब ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है हमारा, और ये हमारा इनकम का रेशियो है, ये इनकम का रेशियो। क्या बोला है कि जो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर के। अब बी का एक्सपेंडिचर तो हमारा 40 है, तो इसका 60% 24, यही आएगा। क्या पूछा, ए की और बी की सेविंग्स का रेशियो कितना होगा, ये हो गया अपना 28, ये हो गया 70, ये हो गया 40। 40 माइनस करेंगे 70 में से 30, 28 में से 24 माइनस करेंगे 4, 2 रेशियो 15 सवाल का आंसर। जो जो कंडीशन सवाल में दी गई है सिर्फ उसी को देखते हुए जो जितना समझ में आता है उतना लिखते चलेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं होगी तो सवाल करने में, एकदम आसान सवाल है, इजी कंसेप्ट, बेसिक क्वालिटी जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार वो देख लो, इससे पहले जो 2-3 क्लास हमारी हो गई है एक बार वो देख लो, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। एक फ्लो चार्ट बना के मैंने समझाया हुआ है अच्छी तरीके से, एक बार उसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद इन क्लासेस को देखिए, है ना। अगला देखते हैं, अब क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 4, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, इनकम ऑफ ए 20% ज्यादा है इनकम ऑफ बी से। एज इनकम is 20% more than B's income and 20% less than that of C। जो A की इनकम है ना वो 20% ज़्यादा है B इनकम से and 20% less than income of C। if C, जो C है, if C's income decreases by 4%, अगर जो C की इनकम है वो डिक्रीज कर देते हैं 4% से, and B's income increases by 10% and B's income increases by 10% in a percentage by which C's income then by what percentage C's income exceeds B's income exceeds B's income। ठीक है, देखो भाई, ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज़्यादा है, तो पहले तो तीनों ए बी सी को उठा लो, ए बी सी, इनकी इनकम का ही रेशियो है, एक्सपेंडिचर वगैरह इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इनको रिलेट करना है ना। ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज़्यादा है। अगर एक बी की इनकम हो 5 मान लो तो ए की जो इनकम हो 20% ज़्यादा है। ठीक है, ए की इनकम बी की इनकम से 20% देखो ज़्यादा है, और ये 20% कम है सी की इनकम से, सी की इनकम से 20% कम है। अगर मैं ए का और सी का रेशियो निकालूं, है ना, ये कह रहा है कि जो सी की इनकम से 20% ए की इनकम कम है, तो मैं सी की इनकम को 5 मानूं, ए की इनकम 4 आई तो ये 20% कम है। ठीक है, तो ए का और बी का रेशियो 4-5,
एक और सी का रेशियो 4:5 है और एक और बी का रेशियो 4, एक और सी का 4:5 है और एक और बी का 6:5 है। अब ए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन होना चाहिए क्या, इक्वल। तो इक्वल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो इसको 2 से गुना करें, इसको 2 से गुना कर, इसको कर लेंगे 3 से गुना, 3 से गुना कर दिया, 12 यहाँ पर हो गया और 12 यहाँ पर हो गया। ए की इनकम होगी 12, बी की इनकम होगी 10 और सी की इनकम होगी कितनी, 15, है ना। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए की इनकम 20% ज़्यादा है बी की इनकम से 20% ज़्यादा है, तो 20% कम है सी की इनकम से। अब देखो जो सी की इनकम है इससे 20% ये कम भी है, 15 का 20% 3 कम कितना 12। अभी कह रहा है कि अगर सी की इनकम 4% से कम हो जाए, अब जो सी की इनकम हमारी सी, ये सी है, इसकी इनकम हो जाए 4% से कम, जैसे मैंने कर दी भाई 4% से कम कर दी, और जो बी की इनकम है वो 10% बढ़ जाए, तो जो बी की इनकम है, बी की इनकम कितनी है 10 है, ये कितनी हो जाए 10% से बढ़ जाए, तो जो सी की इनकम है वो बी की इनकम से कितने % ज़्यादा है, तो सी की इनकम जो होगी वो बी की इनकम से कितने % ज़्यादा होगी। आसान सा सवाल है, तो देखते हैं। जब बी की इनकम 10 रुपये थी, 10% मैंने बढ़ाई तो कितनी होगी 11 होगी, ये तो सीधी सी चीज़ है, ठीक है। अब 15 का 4% 0.6%, 0.6 माइनस करेंगे कितना हो गया 14.4। अब 11 और 14.4 ये इससे कितने % ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है इससे 3.4 ज़्यादा है, इसका 3.4 ज़्यादा है, इस पे 11 गुना में 100 करेंगे, एक पॉइंट उठा दिया और एक जीरो उठा दिया, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 340/11, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 31 के आसपास आएगा, 31% आएगा ये अप्रोक्सीमेटली, ये इसका आंसर। एक बार फिर देख लो, ए की इनकम है बी की इनकम से 20% ज़्यादा, जैसे मैंने बी की इनकम को मान लिया था भाई, पहले हम इसका रेशियो ही लिखते हैं ना, जैसे ए का और बी का रेशियो मैंने लिख लिया। अब मैंने देखा कि ए का और बी का रेशियो, इसने ए का और बी का रेशियो दिया कि ए की जो इनकम है 20% बी की इनकम से ज़्यादा है, अगर बी की 5 मानता हूँ तो ए की 6। फिर इसने बोला कि जो ए की इनकम है ना वो 20% कम भी है इसकी सी की इनकम से, तो ए का और सी का क्या रेशियो है, अगर ये 20% कम है तो 4 और ये 5, ये 20% कम है। अब रेशियो को कंबाइन करना आता है ना, इसको 4 इधर ही बढ़ा लें, ये 6 को इधर बढ़ा लें, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 6 चौके 24, 4 पंजे 20, ऐसे करते हैं ना, नहीं ऐसे नहीं करते, 6 आएगा ना यहाँ पर, 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 4 पंजे 20, ऐसे इनकी गुणा करते हैं, ऐसे इनकी गुणा करते हैं, है ना। सी का, ए का और बी का, इन तीनों का रेशियो आ गया मेरे पास, कितना 15, 12 और 10, ये रेशियो है, ये रेशियो मेरा इधर आया था, ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला सी है, ये है ए और ये है अपना, जो इसने बोला क्या बोला कि जो सी की इनकम वो 4% कम होगी, इसका 4% कम करेंगे तो 0.6 माइनस हो गया, कितना बचा 14.4, और जो बी की इनकम है, बी का ही बोलो, बी की इनकम को 10% इसने बढ़ा दी, तो बढ़ा दिया 10%, यानी कि 1 बढ़ा दिया तो कितना होगा 11। तो इसने पूछा कि जो बी की बढ़ी हुई जो इनकम है ना, उस बढ़ी हुई इनकम से सी की बढ़ी हुई इनकम कितने % ज़्यादा है, ज़्यादा कितने, 3.4 ज़्यादा, कितने में 11। तो एकदम आसान सवाल था। एक सवाल और करते हैं भाई, सवाल नंबर 5। पॉपुलेशन वाला सवाल कर दो, और सवाल देखिए कि किसी गांव की क्या पॉपुलेशन है, थोड़े दिन बाद इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन, फिर अगले साल कम हो गई, उस तरीके के सवाल और बहुत आते हैं।
अगर एसएससी के पिछले कुछ 2-3 साल के पेपर उठा के देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कि परसेंटेज पे बहुत ध्यान दिया गया है। परसेंटेज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई अलग तरीके से एक नई परसेंटेज वैल्यू दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब कि एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएगी। जैसे 73% दे दिया, 73.33% दे दिया, किसी चीज़ का निकालना, तो ये थोड़ा सा एक बार देख के लगेगा कि हाँ बड़ी कैलकुलेशन, लेकिन इसको ध्यान से अगर देखना हो ना, तो 40% प्लस 33.33% ये कुछ भी नहीं, क्या है 2/5, ये क्या है 1/3, ये कितना होगा 15, 6 प्लस 5 11/15 है इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से वैल्यू देने लगते हैं। परसेंटेज हर एक चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का परसेंटेज। परसेंटेज और रेशियो को एक बार समझना जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आए तो अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो नहीं, थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे समझने। बस ये तो नहीं है कि भाई समझ में आएंगे नहीं, हाँ बस थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए। एक अगला सवाल देखते हैं। किसी गांव में 42% मैन है और 24% वुमेन है, मैरिड है ना। एक गांव में 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा है। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला के साथ शादी नहीं करेगा, यानी कि भाई सबकी एक एक शादी हो रखी है ना। तो क्या बताया इसने, अविवाहित रहने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी परसेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, मैं लिख देता हूँ। ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ विलेज, क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ a village, 42% men and 24% of women are married. The percentage of total population of adult who are unmarried. तो बताना क्या है, find the percentage of adult people who are unmarried। अनमैरिड जो पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज मुझे बताना है। तो एक बार देखो भाई, इसने बोला है कि भाई एक आदमी एक औरत से ही शादी करेगा, एक औरत एक आदमी से ही शादी करेगी, यानी कि दो शादी वाला चक्कर नहीं है। तो अगर 42% मैन मैरिड है, 24% वुमेन मैरिड है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल होगा जब 42% मैन की वैल्यू 24% वुमेन की वैल्यू के बराबर होगी, तभी पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ से मैन का और वुमेन का रेशियो मैंने निकाल दिया। मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ गया भाई, 6 चौक 24 और 6 चौक 4:7। इस रेशियो में मैन और वुमेन है, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें भाई, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अनमैरिड की पॉपुलेशन की वैल्यू बता। अब अनमैरिड कितने हैं, तो भाई अगर इसमें कुछ मिसिंग है कोई, एक सेकंड में देखता हूँ। अच्छा ठीक, सब कुछ ठीक है, ठीक है। अगर मैन का और वुमन का रेशियो दे रखा है 4:7, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 11 हो गई है ना। मैन 4 है और 7 वुमेन है, तो 11 हो गई टोटल पॉपुलेशन। अब इसने बोला कि जो अडल्ट पॉपुलेशन के 42% मैन, इसके मैन के 42% और वुमेन के 24%, ये मैरिड है। तो अनमैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज बतानी कितनी। तो भाई इसका 42% निकालना, तो 2 जीरो चिपका दो दोनों साइड, कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी। तो 400 का 42% 168, और 700 का 24%, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168, दोनों 168। ये है जो इतने मैन और इतने वुमेन, देखो आगे ना बराबर बात, ये दोनों मैरिड है। तो अनमैरिड कितने बचे, ये है मैरिड। अनमैरिड कितने बचे, अनमैरिड कितने बचे, 400 में से
168 की शादी हो रखी है भाई, तो बच्चे कितनी है 300 300 232 और यहाँ से 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3 और 6 में से 2 1 गया 5 ऐसे ही। तो 1100 थे टोटल, 1100 थे टोटल। अनमैरिड कितने हैं अभी 764 है अनमैरिड। तो कितने परसेंट हो गए, गुना करेंगे 2 0 से 2 0 कट गई 711 छिका 66 बच गए 10 11 99 69.5 बच गए और 11 से 69.4%। कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है इस काम की वो क्या है अनमैरिड। इस सवाल में कैच क्या था, यही कैच था सिर्फ कि जो 42% मेल और 24% वुमेन। एक बार मुझे टोटल पॉपुलेशन पता चल रहा है। इसने बोला भी है कि सबकी शादी एक एक ही हुई है, ये नहीं है कि भाई एक के साथ 2 की शादी हो रखी है। अगर इस तरीके से तो 42% जो मैन मैरिड है ना वो 24% वुमेन जो मैरिड है उनके बराबर वैल्यू उसकी होगी। ये आ गई। फिर मैंने देख लिया उसका ये रेशियो आ गया, मेरे पास टोटल पॉपुलेशन आ गई कितनी, अगर मैंने दोनों 700 और 400 1100 आ गई टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब जब 1100 आई फिर कह रहा है कि 24% मैन 42% में 42% मैन 168 और 700 में 24% 168, ये दोनों देखो बराबर है, ये चीज आनी चाहिए थी। इसने हमारे से पूछा कि जो अनमैरिड जो पॉपुलेशन है ना गाँव की वो कितने परसेंट है टोटल पॉपुलेशन। तो जो अनमैरिड थे वो हमारी ये आ गई 232 532 764 और टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी 1100 थी, है ना। तो 1100 का 764 कितने परसेंट हुआ 69.4%। एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी गांव की पॉपुलेशन है वो 9800 थी। अगर किसी गांव की पॉपुलेशन 9800 थी और मेल की पॉपुलेशन 8% बढ़ी और फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ी 5%, तो पॉपुलेशन जो विलेज की बढ़ गई वो कितनी गई 10,458 हुई। तो इसने पूछा कि जो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी ये इंक्रीमेंट होने से पहले। ठीक है भाई, चलो सवाल लिखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800 इन अ ईयर। मेल की जो पॉपुलेशन थी ना, मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 8%, इंक्रीज हुई कितने से 8% से। एंड जो फीमेल की पॉपुलेशन थी, फीमेल जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई कितने से 4%, वो हुई इंक्रीज 5% से वो इंक्रीज हुई। एंड नाउ टोटल पॉपुलेशन becomes 10,458। Then find out number of males, find out number of males before increment। से पहले उसकी गांव में जो मेल थे वो कितने थे देखते हैं। क्या होता है कि एक गांव में 9800 आदमी थे, 9800 आदमी। ठीक है, फिर इसने बोला कि 9800 थे और बढ़ के कितने हो गए भाई, वो बढ़ के हो गए 10,458। अब ये बढ़े जब इसमें 4% तो इसमें बढ़े हैं मेल, 8% तो मेल बढ़े हैं और 5% जो है फीमेल बढ़ी है। ये इस पे एक्शन हुआ और इतनी इसकी पॉपुलेशन हो गई। अब एक बात मैं देखूं तो 5% फीमेल यहाँ पर भी होंगे, तो 5% तो ओवरऑल बढ़ा ही है।
बढ़ा ही होगा 5% तो और, ठीक है। तो 8% प्लस में 5% ये इस तरीके से बढ़ा है। ये जब बढ़ी तो ये बढ़ने के बाद कितनी वैल्यू आ गई हमारी 10,458 आ गई। तो 3% है जो मेल्स का, 3% मेल को लिखते हैं अलग से, प्लस में जो 5% है मेल प्लस फीमेल, ये तो दोनों ही बढ़ी है, 5% मेल और फीमेल की बढ़ी है ना। वो कितनी हो गई है, ये हो गई भाई 10,458 हो गई। अगर 5% बढ़ी तो इसकी 5% तो बढ़ी है सीधी सीधी, कितनी आ गई इसका 5% क्या है 9800 का 5% कितना आएगा, इसका हाफ कर लो, ये आएगा ना 2 चौक 8 2 490, ठीक है 490, ये तो आ गई 490। इंक्रीमेंट टोटल कितना हुआ ये देख लो, 98 से माइनस कर दिया इसमें से, क्या आएगा 8 5 14 में से 8 गई 6 और 9 से 9 इतनी टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, जिसमें से 490 का टोटल सबकी बढ़ी, 490 तो बढ़ी सब, 8 15 से 9 गई 6, यहाँ पर 5 में 4, 168% एक्स्ट्रा आ गए। ये 168% क्या है, ये 168% है, 3% जो मेल बढ़े थे उसकी वैल्यू 168, यानी कि 3% मेल की वैल्यू कितनी है 168 है ना। 1% मेल की वैल्यू क्या आ गई, 1% मेल की वैल्यू आ गई 56, तो 100% मेल, तो टोटल जो मेल थे वो कितने होंगे भाई 5600 मेल थे पहले, जो पॉपुलेशन गांव की बढ़ने से पहले, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देख समझेंगे, एक बार और देखते हैं इसको। क्या कह रहा है कि 9800 पॉपुलेशन थी, है ना, 9800 इसकी पॉपुलेशन थी और हो गई कितनी 10,458 हो गई एक साल के अंदर। और वो क्यों हुई, क्योंकि इसमें 8% मेल बढ़े थे और 5% इसमें फीमेल बढ़ी, इस वजह से इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। लेकिन टोटल पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है, जो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ 658 रुपये का, 58 रुपये का, सॉरी 658 लोग बढ़े हैं पूरे गांव में। मैंने यहाँ देखा कि 5% तो ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, 5% तो ओवरऑल बढ़ रही है, तो 5% तो बढ़ ही रही है। तो 5% किसकी बढ़ रही है, जो टोटल पॉपुलेशन गाँव में पहले 9800 को 5% मैंने निकाला 490, 490 तो यहीं से बढ़ गई 5% से, लेकिन बढ़े तो टोटल कितने 168 बच गए, तो 3% मेल बच गए। तो 3% मेल की वैल्यू क्या है 168 है, 3% मेल यही रह गए। 1% की वैल्यू कितनी आ सकती है, टोटल पॉपुलेशन जो मेल की 5600 की इंक्रीमेंट होने से पहले। तो भाई ऐसे ऐसे और सवाल भी करेंगे, ये लास्ट है, एक क्लास अगली क्लास हम कल करेंगे, तो उसमें और 5-7 सवाल ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं अच्छी तरीके से एक एक सवाल को एक एक कंसेप्ट को बता रहा हूँ, इसी वजह से मैं इतना टाइम लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि 6 सवाल करवा रहा हूँ मैं एक क्लास में। इसका यही मतलब है कि आपको ढंग से समझ में आ जाए, ये नहीं है कि भाई 10-20 सवाल में करवा के बैठ जाओ और समझ में आपको एक मिला है, वो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया है जितने कम कर लो, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया उसके बाद अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए बाय।